So everyone knows what is a pulley. Okay, in the first part of the chapter, they have explained regarding the construction of a simple pulley. Okay, a simple pulley has a metallic or a wooden disc with a grooved rim. It has a groove. Now I will just show you a photograph if I can. Uh, Grooved rim of a pulley. Yes, so okay. Do you see in all these pictures there is one similarity? You see this groove? You see this groove? This is known as a groove. I don't know what do you call groove in Hindi? Hindi में groove को क्या बोलते हैं? It's a kind of a space which is little bit caved in. ठीक है, ये सब में एक ग्रूव है अगर तुम देखोगे तो देखोगे। कोई मुझे बता सकता है ग्रूव का क्या फंक्शन है? What is the function of this groove? This groove is on the rim. It is on the rim. This is the rim. Rim मतलब circumference. ठीक है? It has got grooved rim. What is the function of this groove? ये groove क्या करता है? Come on guys. कॉमन सेंस है। पुली का व्हील है ये। पुली के व्हील में ग्रूव का क्या काम होता है? टेंशन को सपोर्ट करना, टेंशन को और कुछ स्ट्रिंग को सपोर्ट करना। हाँ एग्जैक्टली इसके थ्रू वो रोप पास होता है। ठीक है, अगर ग्रूव नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये डिस्क ऐसा सिंपल फ्लैट डिस्क होगा, ठीक है, अगर ये फ्लैट डिस्क होता और इसके ऊपर ऐसे रोप होता, थिक रोप, तो क्या होता? व्हाट वुड हैव हैपेंड? ग्रूव के बिना वो डिस्क क्या प्रॉब्लम होता उसमें? विदाउट द ग्रूव It could not pull the यस एग्जैक्टली इट वुड हैव स्लिप्ड। वो उसको सपोर्ट या फिर होल्ड नहीं कर पाता। ग्रूव के अंदर वो जो रोप है वो स्टेशनरी नहीं रहता, बिकॉज थोड़ा भी उस पर फोर्स आता अगर टेंशन की वजह से, लोड की वजह से, तो वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। साइडवेज अगर थोड़ा भी चला जाता तो स्लिप हो जाएगा और रोप तुम्हारे पुली के ग्रूव से निकल जाएगा। ग्रूव होगा ही नहीं तो डिस्क से रोप स्लिप हो जाएगा। और अगर एक बार रोप स्लिप हो गया तो फिर ईजिली तुम पुली को ऑपरेट नहीं कर सकते। पुली विल बी नॉन फंक्शनल। तो इसके लिए ग्रूव देते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रूव? इट supports the rope or it blocks the rope or it does not allow the rope from getting slipped। ठीक है, रोप को स्लिप होने से बचाता है। ठीक है, ग्रूव्ड रिम किसके ऊपर ग्रूव्ड रिम होती है? या तो मेटालिक डिस्क के ऊपर या तो वुडन डिस्क के ऊपर। अच्छा, ये मेटालिक डिस्क या फिर ये वुडन डिस्क को एक फ्रेम में अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। ठीक है, एक फ्रेम होती है, वुडन होती है या फिर ये भी मेटालिक फ्रेम हो सकती है। लेट मी जस्ट शो यू दैट द पिक्चर ऑल्सो। यू सी दिस फ्रेम ओवर हियर? वेयर इज द फ्रेम? ये तो ग्रूव्ड रिम हो गई। दिस इज द ग्रूव्ड डिस्क विथ ग्रूव्ड रिम। ठीक है, ये तुम्हारी डिस्क हो गई। यू सी दिस पार्ट, दिस इज द फ्रेम। ये फ्रेम के एंड में यहां पे दिख रहा है क्या है?
यू सी व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली अ रॉड. ये रॉड को हम लोग बोलते हैं एक्सेल. ये जो रॉड है, ये जो डिस्क के अंदर एक होल है उसके थ्रू पास होता है, और इसके दूसरे साइड भी ऐसा ही एक अरेंजमेंट है. तो ये रॉड ये फ्रेम के अंदर अटैच हो जाता है, जिसको एक रिवेट से लॉक कर देते हैं. ठीक है, और ये रॉड के ऊपर ये डिस्क को माउंट कर देते हैं. तो ये डिस्क घूम सकता है. द डिस्क कैन रोटेट इजिली ऑन द रॉड, एंड व्हाट इज द रॉड नोन एज एक्सेल. अब समझ में आया? हर एक. अच्छा मुझे बताओ, ये जो एक्सेल है वो किसके ऊपर माउंट होता है? द एक्सेल इज माउंटेड ऑन, कौन बताएगा? एक्सेल किसके ऊपर माउंट होता है? एक्सेल किसके थ्रू पास होता है? एक्सेल के ऊपर डिस्क माउंट होती है, लेकिन एक्सेल को किसके ऊपर अटैच किया है हमने? किसके साथ अटैच किया? एग्जैक्टली, फ्रेम. फ्रेम. अच्छा, ये फ्रेम के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे एक हुक जैसा होता है, जिसको हम लोग एक लंबे रॉड के साथ या किसी के भी साथ फिक्स सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं. ठीक है, हो गया. पुली रेडी हो गया. समझ में आया कैसे पुली रेडी हुआ? ओके, चलो. पुली का तुम्हें कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया है. अब पुली के बारे में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पुली, व्हाट इज़ अ डिस्क विद ग्रूव्ड रिम, व्हाई देयर इज़ अ ग्रूव्ड रिम, व्हाट इज़ एन एक्सेल, एक्सेल के ऊपर कौन होता है, एक्सेल किसके ऊपर होता है, फ्रेम क्या करता है. फ्रेम एक्चुअली सपोर्ट्स द होल सिस्टम. फ्रेम के बिना ये डिस्क का काम क्या है? डिस्क अपनी जगह स्टेशनरी घूमेगा कैसे अगर फ्रेम नहीं होगा तो? और फ्रेम होगा, डिस्क होगा. एक्सेल नहीं होगा तो डिस्क घूमेगा किसके ऊपर? सो ऑल दीज पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जो वेस्ट, फालतू का पार्ट लगाया गया है. ठीक है, फ्रेम काम का है. यहाँ पे सी, दिस इज फिजिक्स. ओके, दिस इज यू कैन से द यू कैन से सिंपलेस्ट लेवल ऑफ इंजीनियरिंग, फिजिक्स. फिजिक्स में तुम देखोगे कोई भी चीज़, जब तुम्हें कोई डिज़ाइन देखोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ सिंगल पार्ट विच इज़ अननेसेसरी और विच इज़ जस्ट फॉर डेकोरेशन. यहाँ पे डेकोरेशन की जगह ही नहीं है. डेकोरेशन, गुड लुकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता. सब फंक्शनैलिटी के ऊपर है. सो एवरीथिंग इज फंक्शनल, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन पर्पस. देर इज़ नो डेकोरेशन, देर इज़ नो जस्ट फॉर यू नो शो. शो जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. शो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट इज़ फिजिक्स एंड दैट इज़ इंजीनियरिंग. ठीक है, जिसको डेकोरेशन और शो इसमें इंटरेस्ट है वो इंटीरियर डिज़ाइनर में जा सकता है, वो बन सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ तुम्हें देखने मिल जाएगी जिसका कोई यूज़ नहीं है. घर पे ऐसी चीज़ें रखी होती है, तुम्हें पता होगा, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है क्योंकि अच्छी लगती है. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास भी एक चीज़ है वैसे. क्या फंक्शन है इसका? पिरामिड का क्या करूँ मैं इसको? फंक्शन क्या है इसका? मेरे घर पे क्या काम है इसका बताओ? पेपर वेट. हाँ ठीक है, हो सकता है पेपर वेट. और क्या काम क्या है इसका? कोई फंक्शन है? कोई मशीन में फिट होता है? कोई सिंपल मशीन को काम करवाता है? बिल्कुल नहीं. ठीक है, सो ये है शो पीस. लेकिन पुली के सारे पार्ट्स देख लो, एक भी शो पीस नहीं मिलेगा. फ्रेम का एक फंक्शन है, फ्रेम के ऊपर हुक का फंक्शन है, हुक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, रिजिड सपोर्ट का फंक्शन है. ठीक है, फ्रेम के ऊपर एक्सेल है, एक्सेल का फंक्शन है, एक्सेल के ऊपर डिस्क माउंटेड है, उसका फंक्शन है, डिस्क पे ग्रूव है, उसका भी फंक्शन है. डिस्क में ये शेप ऐसा अंदर की तरफ बेंड क्यों है, उसके लिए भी एक रीज़न है, उसका भी एक फंक्शन है. ठीक है, हर चीज़ का एक फंक्शन है यहाँ पे. सो प्लीज़ रिमेंबर कि अगर तुम कोई भी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, यू शुड वेरी एक्यूरेटली नो दैट what is the use of this particular thing. Okay, otherwise कोई मीनिंग नहीं. ओके, तो ये है सिंगल फिक्स्ड पुली. ये जो दिख रहे हो ना तुम, ये जो मैंने अभी तुम्हें पिक्चर दिखाया, ये जो पिक्चर है ये किसका है? सिंगल फिक्स्ड पुली का.
सिंगल, एक ही पुली है, एक ही व्हील है, फिक्स्ड है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सिंगल फिक्स पुली। नाम भी देखो बहुत ही बोरिंग होता है फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, जो फंक्शन करता है उसी के ऊपर नाम रख देते हैं। नाम रखने के लिए भी तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो काम है उसके ऊपर उसका नाम है। इजी, सिंपल, राइट? ओके, सो सिंगल फिक्स्ड पुली, ये जो सिंगल फिक्स पुली की डिजाइन है इसको तुम दो तरीके से यूज कर सकते हो। देर आर टू यूजेस ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली, टू यूजेस, वन एज अ फिक्स्ड पुली एंड वन एज अ मूवेबल पुली। अब मूवेबल पुली क्या होता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट पहले लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज अ सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, सिंगल फिक्स पुली का डेफिनेशन तुम्हें दिया है तुम्हारी बुक में। क्या होता है सिंगल फिक्स पुली? अ पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड इन अ पोजीशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जब फिक्स होती है तो उसको सिंगल फिक्स पुली बोलता है। यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से कहाँ पास हो रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, डू यू सी दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी? ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, जैसे भी चाहिए। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर्ली। ये दिख रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। अब मैं जब ये पुली को यूज करूंगा बकेट को ऊपर खींचने के लिए, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करेगी या अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगी? बताओ, तुम ही बताओ। विल दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव और विल इट स्टे स्टेशनरी? Yes, it will stay stationary. So this the name of this pulley will be single fixed pulley, because pulley is not going anywhere. Pulley is not making any motion up and down. Pulley is fixed in its position. The axis of rotation of the pulley is fixed in its position, and that's why this is known as single fixed pulley. Bhargav and Achal, I see that you have entered the class. Now please on your camera and keep it on. ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिंगल फिक्स्ड पुली। मुझे चाहिए कि तुम लोग एक ऐसा टेबल बना लो जिसमें तुम पुली, ठीक है, फिर यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी परसेंटेज, आइडियल एफिशिएंसी, ठीक है, ये लिख दो। और भी कुछ रहेगा तो ऐड कर सकते हो, और इसमें फर्स्ट नाम दे दो सिंगल फिक्स्ड पुली। थोड़ा और आर्टिस्टिक कर सकते हो तुम इस चीज़ को। एक कॉलम में डायग्राम भी बनाओ, इसका डायग्राम छोटा सा क्यूट सा डायग्राम बनाओ। तुम्हारे पूरे पेज में ना इसकी ऐसी नोट्स होनी चाहिए रेडी, ठीक है। जब तुम मुझे नेक्स्ट होमवर्क भेजोगे पुली का, या तो थियरी या तो न्यूमेरिकल जो भी है, तो ये टेबल भेजना मत भूलना, ये टेबल बनाना पड़ेगा। अब सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ये हमें पता लगाना है। और डायग्राम इसका साइड में तुम बना सकते हो जो तुम्हें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक, ठीक है। ओके, सिंगल फिक्स्ड पुली। अब तुम्हें सिंगल फिक्स पुली पढ़ने से पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज टेंशन। किसी को पता है टेंशन क्या है? यस सर। बताओ ना। Sir, it's a force created by a string or a rope when it is with the support of rim. अच्छा,
कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? Rigid support. वेरी गुड. ये रिजिड सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, एक रॉड हो सकता है, तुम्हारी सीलिंग हो सकती है, जो अपनी जगह से मूव नहीं करता. ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? Hook. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? String. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? Road. राइट. इसमें किसी को डाउट है? बेसिक मैकेनिक्स तुमको समझा रहा हूँ. रिजिड सपोर्ट पे एक हुक लगा दिया, हुक से स्ट्रिंग को टाई करके सस्पेंड कर दिया. स्ट्रिंग से मैंने एक लोड को अटैच कर दिया. अब लोड का जो वेट है दैट इज इक्वल टू mg, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. ऑल द वेट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मुझे बताओ कि ये टेंशन कहाँ पे होगा? वेयर विल द टेंशन अपीयर? String. String. Very good, very good. The tension will appear on the string. Very good. So tension string में क्यों है? Why is the tension on the string? Because the force which is created by lifting that heavy load Yeah, is because acting on the string. yeah. So we can say that tension is created in the string when any heavy object is suspended from it. सही लिखा है गलत लिखा है? सही है ना? स्ट्रिंग में टेंशन कब क्रिएट होता है? जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट उससे सस्पेंड करता है ना, उससे टाई करके उसको सस्पेंड करते हैं, तब उसमें टेंशन क्रिएट होता है. डू यू एग्री? ओके. अब मुझे कौन बताएगा ये टेंशन का डायरेक्शन क्या है? Upwards. वेरी गुड. टेंशन का डायरेक्शन है अपवर्ड. टेंशन का डायरेक्शन है अपवर्ड. ठीक है. ड्यू टू the weight suspended from the string tension develops in upward direction. Tension develops in upward direction. स्ट्रिंग से जो वेट सस्पेंड होता है ना, उसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होता है ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन. हमेशा याद रखना, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन स्ट्रिंग में जो डेवलप होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. वेट एंड टेंशन are always opposite to each other. ये सारी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी टेंशन के बारे में. और लास्ट चीज़ एक बची, मुझे सिर्फ कंपेयर करना है वेट और टेंशन को. तो तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये दोनों का कंपैरिजन क्या है. हु इज़ ग्रेटर और हु इज़ स्मॉलर? इज़ वेट ग्रेटर देन द टेंशन? Is tension greater than the weight? Who can tell me? मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ. 4 ऑप्शन. वेट ग्रेटर देन द टेंशन, टेंशन ग्रेटर देन द वेट, वेट इक्वल टू टेंशन, एंड नन ऑफ द अबव. Sir, weight is equal to the tension. So weight is equal to tension. ओके. 2 लोग बोल रहे हैं. एक तो ऋषि ने बोला है और एक किसने बोला है? और किसने बोला है? नियति. Near. और 2 लोग ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हैं. और किसी को बताना है? 2 लोग Sir, बोल weight रहे. is equal to
ओके यश भी बोल रहा है वेट इज इक्वल टू टेंशन. ऋषि, नियति, यश, लग रहा है अब सब लोग मेजॉरिटी के साथ जाएंगे. सर पहला और दूसरा ऑप्शन सेम है. ओह आई एम सॉरी, मेरी गलती है. चलो अब ठीक है ना. आई एम सॉरी. या ऋषि, नियति, यश तीनों ऑप्शन 3 के साथ जा रहे हैं. किसी और को कुछ चेंज करना है? क्योंकि मेजॉरिटी के साथ जाना हमेशा इट इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन. हमेशा सर सेफ. आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? वेट और टेंशन को कंपेयर करना है. ये जो तुम सामने देख रहे हो, तुम्हारे स्ट्रिंग के साथ मैंने एक वेट को अटैच किया है. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होता है. तुम अगर स्ट्रिंग को टच करोगे ना तो एक टेंस हो जाएगा, खिंच जाएगा वो. दैट इज़ द टेंशन. टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में होता है, वेट नीचे की डायरेक्शन में होता है. दोनों को कंपेयर करना है, कौन ज़्यादा है. वेट बड़ा है, टेंशन बड़ा है, या फिर दोनों इक्वल है, या फिर नन ऑफ द अबाउ. सर दोनों इक्वल है. ओके, आर्यन ऑल्सो गोज विथ पब्लिक. क्या बोलती पब्लिक? और कोई कुछ ऑप्शन? बंटाए लोग किधर है? क्रिश शेट्टी, आई वॉन्ट एन आंसर. आई एम टेकिंग अ पोल. ओके, Bhargav also saying weight equal to tension. Krish, what do you say? Can't hear you, man. Some problem with your mic? Okay. Akshata. सर it's equal. Oh my God. Prince. Prince, come on. Make a choice. So not sure, but I think weight is greater than tension. ओके, ठीक है. ठीक. तो इसका जो करेक्ट आंसर है टेंशन और वेट के कंपैरिजन में, मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग से एक वेट को अटैच कर दिया. ठीक है, मैंने अटैच कर दिया. अब वो वही पोजीशन में है. इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. सो कैन आई से दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम? इज दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. ऑफ कोर्स इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर. और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी होता है तो ईदर इट इज़ एट रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डायनामिक इक्विलिब्रियम. यहाँ पे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. सो वेन एवर अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, द सम ऑफ ऑल दोज फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो. मतलब इफ देर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, विच इज द केस राइट नाउ, वेट इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स. अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो फोर्सेस का जो सम होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए. फोर्स एक टेंशन का है, एक वेट का है, दोनों का सम जीरो तभी होगा जब वो इक्वल और ऑपोजिट हो गए. ऑपोजिट तो वो है. क्या इक्वल है? यस, डेफिनेटली है इक्वल. इसी के लिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे. इसके लिए करेक्ट आंसर जो पब्लिक ने दिया है वही है. दैट इज वेट इज इक्वल टू टेंशन, एंड दैट इज व्हाट वी टेक अवे फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. ठीक है, ये पढ़ाने का क्या मतलब है मुझे तुम्हें, ताकि तुम टेंशन को समझ पाओ. ठीक है, सिर्फ टेंशन लेना नहीं है बेटा, टेंशन को समझना भी है. तुम्हें सिर्फ टेंशन लेना आता है, टेंशन लेने का नहीं, देने का. समझा? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट the weight suspended from any string is equal to the tension created in the string, as long as the body is in equilibrium, not moving anywhere, stationary. ठीक है? Weight and tension are equal and opposite forces.
ठीक है, इतना समझ गया सबको। अब तुम देखो पुली ऐसे ऐसे हो जाएगा पुली, क्योंकि तुम टेंशन को समझ गए। यहाँ पे सिर्फ टेंशन का काम है, ठीक है। सो टेंशन समझ गए तो पुली कोई कोई इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट पीस ऑफ केक। लेट्स कम बैक। फर्स्ट फिगर जो तुम्हारे बुक में भी है, मे बी इफ यू वांट आई कैन जस्ट zoom in further so that you can see very very clearly. I don't want any misunderstanding here, इसलिए मैं इतना zoom in कर रहा हूँ। The figure in front of you shows you very clearly that the weight or the load is on the left string segment. लेफ्ट स्ट्रिंग सेगमेंट, लेफ्ट मतलब जो तुम्हारे लेफ्ट में है। तुम्हारे लेफ्ट में कौन सा स्ट्रिंग सेगमेंट है? ये वाला। यहाँ पे है तुम्हारा लोड। ये लोड का लोड या वेट कौन से डायरेक्शन में है? नीचे की डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स लोड या वेट नीचे की डायरेक्शन में होता है, बट वो एक स्ट्रिंग से टाइड है। तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन डेवलप होगा, लेकिन वो किससे इक्वल होगा? लोड से इक्वल होगा। लोड एंड टेंशन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग एल्स। यही स्ट्रिंग का और एक सेगमेंट ये पुली की ग्रूव्ड रिम से गुजर के ये इस प्राणी के हाथ में जा रहा है। कौन है भाई? ये स्टिक मैन। हाँ, ये स्टिक मैन ने पकड़ा हुआ है। ये दिख रहा है? ये स्ट्रिंग दिख रही है तुमको? अच्छा, नाउ स्टिक मैन इज पुलिंग द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो क्या कर रहा है? ही इज अप्लाइंग एफर्ट। डू यू सी दैट? ही इज अप्लाइंग एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट उसके एफर्ट अप्लाई करने से क्या हो रहा है? तभी भी स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रहा है। देखो, लोड भी स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा था और स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट हो रहा था। स्टिक मैन भी स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है और स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट हो रहा है। सो टेंशन यहाँ भी क्रिएट हो रहा है। What can you say about effort and tension? What can you say about effort and tension, guys, please? Effort is equal to tension. Very good. So इस साइड हमें ये पता चला कि load is equal to the tension. इस साइड हमें पता चला कि effort is equal to the tension. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर लोड भी टेंशन से इक्वल है, एफर्ट भी टेंशन से इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लोड और एफर्ट इक्वल है? बोल सकता हूँ कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कृषभ, प्लीज नॉड योर हेड, because I really like that gesture, but some people they overdo it. They always, when it is not equal, then only they will, because that's an habit. But whenever I ask something, please make it a point that you nod your head or say show thumbs up, something, okay, so that I understand that you understand. Okay, so load is equal to effort, right? अब जस्ट इमेजिन मैंने एक 10 kg की बकेट को टाई किया है लेफ्ट स्ट्रिंग के सेगमेंट के साथ। जब मैं उसको खींचूंगा नीचे तो मुझे कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा? 10 kg, क्योंकि लोड इज इक्वल टू एफर्ट। क्या बकेट हल्की हो गई? इज बकेट बिकमिंग लाइटर और नॉट? नो, द बकेट इज नॉट बिकमिंग लाइटर. When you pull out a bucket from the well, does it seem to be lighter? No. Then why do you use a pulley? What is the function of pulley? Who will tell me? अगर बकेट लाइट नहीं हो रही तो क्यों यूज कर रहे हैं? निकाल के फेंक दो पुली को। क्यों यूज कर रहे हैं पुली? कम ऑन, सिंपल मशीन पढ़ा है हमने। What is the function of a machine? क्या करता है मशीन? Sir, it is not becoming light, but it is taking less force of that human to pull up that load. With the help of pulley, we change the application of effort to a convenient direction. It is very easy to pull down. Very easy, piece of cake. It's very difficult to pull up. So we are just changing the direction of application of effort to a convenient direction. Was that a part of the definition of machine or not? That's what I'm telling you.
सो पुली क्या करता है? पुली हल्का नहीं करता है चीज़ों को। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल फिक्स पुली। पुली सिर्फ ये देखता है कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में आ जाए। सो इट जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। 10 kg का बकेट 10 kg का ही लगेगा, लोड और एफर्ट इक्वल होगा। आप समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस, वेरी गुड। आर्यन, भार्गव, क्रिश ऑन योर कैम्प। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज देखो। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ तुम्हारे लिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने भी लिखा हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। लोड और एफर्ट तो इक्वल है, अभी देखा मैंने। तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा 1। बट ये 1 किसके लिए होगा पता है? ये आइडियल केस के लिए होगा 1। आइडियल केस मतलब जब हम लोग ये कंसिडर करेंगे, जब हम ये कंसिडर करेंगे कि पुली के जो मूविंग पार्ट्स है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक और मासलेस है। ठीक है, ये दो हमने अजम्पशंस किए। क्या अजम्पशन किए? कि पुली के मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, पुलीज मूविंग पार्ट्स आर एब्सोल्युटली फ्रिक्शनलेस, एंड द स्ट्रिंग विच वी आर यूजिंग टू पुल द लोड अप is perfectly elastic and massless। तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज एग्जैक्टली 1। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। मेरे को बताओ कि अगर मैं एफर्ट मतलब मेरे हाथ में जो रोप है, स्ट्रिंग है, उसको मैं अगर 2 मीटर नीचे खींचता हूं तो बकेट कितना ऊपर आएगा? कितना ऊपर आएगा बकेट? कितना ऊपर आएगा बकेट? 2 मीटर एग्जैक्टली। अगर मैं रोप को 2 मीटर नीचे खींच रहा हूं तो बकेट 2 मीटर ऊपर आएगा। तो मतलब जितना डिस्टेंस एफर्ट मूव कर रहा है उतना ही डिस्टेंस लोड मूव कर रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ऋषि क्यों हंस रहा है? भार्गव, भार्गव सब ठीक है? तेरा माइक ठीक हुआ क्या? तेरे कैम का पोजीशन थोड़ा नीचे कर। तेरा फोरहेड ही दिखता है मेरे को, सिर्फ तेरा पूरा फेशियल एक्सप्रेशन देखना है मेरे को। ऋषि, पे अटेंशन। हाँ, अभी ठीक है। अब थोड़ा दूर चला जाए, दूर जाओ, थोड़ा दूर जाओ, दूर जाओ और दूर जाओ। हाँ, अभी पूरा फेस दिख रहा है। अब ज़रा भी यहाँ वहाँ ध्यान हुआ कि पकड़ लूँगा। क्रिश शेट्टी ऑन योर कैमरा। ओके, so distance moved by effort and distance moved by load are the same, so velocity ratio भी 1 रहेगा। मैंने तुम्हें एक वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज का एक रिलेशनशिप बताया था, याद है तुम्हें? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था। क्या बोला था मैंने? आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, बट एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है? एक्चुअल केसेस में yes, velocity ratio is always greater than mechanical advantage. Excuse me, excuse me, excuse me, can you please close the door? Thank you. घर पे भी ऐसे बुलाना पड़ता है, नहीं तो चिढ़ जाते हैं भाई। अंदर ये बाथरूम में? नहीं, मेरे को बोलो, मैंने बोला उसको डोर बंद करने। सॉरी सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। प्लीज कंटिन्यू विथ योर एक्टिविटी। थैंक यू, सी यू लेटर। See the gesture, see how he's sitting. You see that?
chilling. Okay. दिस इज़ एन आइडियल केस. यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है और ना तो स्ट्रिंग भी प्रॉपर है इलास्टिक और मासलेस. तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों 1 है. एफिशिएंसी होगी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो टाइम्स 100, दैट इज़ 100%. बट एक्चुअल केसेस में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल केसेस में क्या होता है? एक्चुअल केस में देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन. The string is not perfectly elastic or massless. In actual case में जो efficiency है, that is the mechanical advantage is always less than 1 and the efficiency is always less than 100%. That is the case. Something is happening behind me. Okay. Let's go to the next type of pulley. So the next type of pulley is a single movable pulley. Single movable pulley. मैंने तुम्हें बोला था टेबल बनाओ, बनाया क्या टेबल? जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई प्लीज़ ये भर लेना टेबल में. Second type over here will be सिंगल मूवेबल पुली. ठीक है, टेबल फिल कर लेना प्लीज. A pulley whose axis of rotation is movable, that is not fixed in a position, is called single movable pulley. नाम से ही समझ में आता है ये पुली अपनी जगह पे फिक्स नहीं होगा, ये पुली मूव करेगा. बट ऐसा पुली, ऐसा सिंगल मूवेबल पुली कैसे इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. तो इसका फिगर देखो, डायग्राम देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा. दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट, दिस इज़ हाउ यू मेक इट फंक्शनल. Do you see this? There is a frame which is hanging. जनरली इसी फ्रेम को हम लेके ऊपर टांग देते हैं, राइट? बट ये फ्रेम तो नीचे हैंग कर रहा है. अच्छा, एक स्ट्रिंग का जो एंड है वो पुली से जा रहा है और एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक हुक है उसके साथ टाई हो गया, और दूसरा एंड हमारे हाथ में है जहाँ पे तुम ई देख रहे हो. ई का मतलब एफर्ट. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी इन विच डायरेक्शन डू यू हैव टू पुल द स्ट्रिंग? Exactly, you have to pull the string upward in this case. A little inconvenient, but it will make our life easy. I'll tell you how. And we are going to make our life more and more easier with the use of multiple pulleys, single and movable. ठीक है? तो ये जो पुली जिसको हमने पहले सिंगल फिक्स पुली के फॉर्म में देखा और तभी हमने ये देखा कि 10 kg का बकेट 10 kg का ही लग रहा है. अब बकेट को भी हल्का करना है अपने को, तो वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, मल्टीपल पुलीज, डिफरेंट डिजाइंस ऑफ पुलीज कनेक्टेड विथ ईच अदर. सो ये फर्स्ट वेरिएशन देख रहे हो तुम, सिंगल मूवेबल पुली. यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, एंड फ्रेम नीचे हैंग कर रही है और वो फ्रेम के साथ एक लोड अटैच्ड है जो नीचे की तरफ दिख रहा है तुम्हें. ओके, नाउ very important, do you see this? What is this? This is the tension. This is the tension created in the string which is tied with the rigid support. Rigid support के साथ जो string का segment tied है उसके साथ उसके अंदर tension create हुई है. Okay, do you see over here there is effort which is in your hand, और यहाँ भी string में tension create हुई है. और ये जो टेंशन है ये एफर्ट की डायरेक्शन में है. मीन्स टेंशन एंड एफर्ट दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन. दे आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे आर इक्वल एंड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर एफर्ट नहीं होता तो टेंशन होता क्या? नहीं होता.
तुम एफर्ट दे रहे हो इसलिए तो टेंशन क्रिएट हो रहा है। अगर वो एंड को मैं लूज छोड़ दूं तो वो तो एंड लूज हो जाएगा, टेंशन क्रिएट ही नहीं होगा। सो टेंशन इज क्रिएटेड ड्यू टू द एफर्ट एंड टेंशन इज इक्वल टू द एफर्ट। ठीक है? Sir, but I have a doubt. यस प्लीज। Sir, in this case, we are pulling the rope upward, हम्म। so the tension should be in the downward direction. Huh? अच्छा मुझे बताओ एक बात, कि ये टेंशन किसकी वजह से है? ये एफर्ट की वजह से या ये लोड की वजह से? Load. मैं बोलता हूँ लोड और एफर्ट दोनों की वजह से। प्राइमरीली इट इज ड्यू टू द लोड, लोड की वजह से है प्राइमरीली। क्यों पता है? क्योंकि अगर लोड नहीं होता तो स्ट्रिंग को नीचे कौन पुल करता? ठीक है, लोड की वजह से टेंशन क्रिएट हुआ। यहाँ पे तुम एक रॉड के साथ इस स्ट्रिंग को टाई कर दो फिर भी टेंशन रहेगा। अब एफर्ट, बिकॉज यू आर पुलिंग दैट एंड ऑफ द रोप फ्रॉम योर एंड, द टेंशन इज मेंटेन्ड। तो एफर्ट क्या करता है? टेंशन को मेंटेन करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। लोड क्या करता है? टेंशन को क्रिएट करता है। ठीक है? क्रिएटर ब्रह्मा, मेंटेनर विष्णु, डिस्ट्रॉयर महेश। लेम जोक, स्पिरिचुअल जोक मार रहा हूँ मैं आजकल, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश कोई नहीं यहाँ पे, मतलब शिवा, नोबडी इज शिवा ओवर हियर बिकॉज नोबडी इज डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, दिस इज जस्ट फिजिक्स। Please excuse me for that lame joke and I'll delete it from the stream somehow if I can. But if I cannot, please excuse me. Okay. हाँ, तो किसने टेंशन को क्रिएट किया? लोड ने। ठीक है? किसने टेंशन को मेंटेन किया? एफर्ट ने। दोनों ज़रूरी है टेंशन के लिए, दोनों में से एक चला जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। बट what was your question, Rishi? Why the tension is acting in Upward direction. Yes. So tension always acts in a direction opposite to the force which creates it. जो फोर्स टेंशन को क्रिएट करता है ना, टेंशन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो क्रिएट किसने किया टेंशन को? लोड ने। तो लोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। Sir, but here you are telling that both effort and load are making the tension. They are, see, load is creating the tension and effort is maintaining the tension. एफर्ट टेंशन को रख रहा है जैसा है वैसा ऊपर की डायरेक्शन में। एफर्ट नहीं होता तो वो स्ट्रिंग का हिस्सा नीचे गिर जाता, फिर टेंशन कहाँ रहता? स्ट्रिंग ही नहीं है अपनी पोजीशन में। लेकिन अगर एफर्ट नहीं भी हो, अगर मैं वहाँ पे कुछ टाई कर दूँ किसी एक रिजिड सपोर्ट के साथ स्ट्रिंग के एंड को, फिर भी टेंशन रहेगा वहाँ पे। टेंशन विल बी देयर। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, कूल। नाउ सी, टेंशन दोनों सेगमेंट में ऊपर की तरफ है और नीचे एक अकेला लोड है। तो कैन आई से दैट ये लोड को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? हु इज बैलेंसिंग द लोड? लेट मी टेल यू, the entity which balances the load is tension over here and the tension over here. दो टेंशन एक लोड को बैलेंस कर रहा है, दो टेंशन एक लोड को बैलेंस कर रहा है। मतलब L is equal to 2T. Load is equal to twice the tension, tension in the left segment and tension in the right segment. ठीक है? अच्छा, effort is also equal to the tension. I told you just now, effort सिर्फ टेंशन को मेंटेन करने का काम करता है, तो effort और टेंशन इक्वल होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे T को हटा के E डाल दूँ तो मुझे लोड और एफर्ट का रेशियो मिल जाएगा। लोड इज ट्वाइस द एफर्ट और लोड अपॉन एफर्ट इज 2 और मैकेनिकल एडवांटेज इज 2। Whenever the mechanical advantage is greater than 1, what kind of machine is that? What kind of machine is this? Speed multiplier. No, force multiplier. My friend, whenever mechanical advantage is greater than 1, it is a force multiplier. So here, this machine acts as a force multiplier. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इधर 10 kg की बकेट को अटैच करूं तो मुझे कितना एफर्ट देना पड़ेगा? 5 kg। 5 kg यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। तुम समझ में आ रहा है तुमको? 5 kg लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिकॉज ऑफ द टू टेंशंस। टेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया
टेंशन ने लोड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो 10 kg का बकेट तुम सिंगल मूवेबल पुली के साथ अगर पुल करोगे ऊपर तो तुम्हें 5 kg का लगेगा। सो दिस इज अ स्पेशल डिजाइन ऑफ अ पुली विच मेक्स योर गिवन पुली अ फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। इट मेक्स द लोड सीम्स ईजी, इट इज ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड यूजिंग दिस काइंड ऑफ डिजाइन। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी रेशियो? Now see over here, velocity ratio is distance moved by effort upon distance moved by load, which is 2d upon d. अगर effort 2d distance move करता है तो load d distance move करता है, and this is very very interesting. This is very interesting. Who can understand? I'll ask the question. Let me first ask, then I will tell you to answer my actual query. देखो, अगर मैं एफर्ट के एंड से 2 मीटर अगर रोप को खींचता हूं तो क्या होता है? 2 मीटर यहां से रोप ऊपर की तरफ आएगी, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है यहां से 2 मीटर। यहां से जो रोप नीचे जाएगी that will be how much? 2 meter. 5 minus 2. No, 5 कहाँ से? वो तो kg है, वो तो लोड है, लोड को हटाओ। मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मीटर मैंने यहाँ से रोप ऊपर खींची, 2 मीटर यहाँ से रोप नीचे आके मेरे हाथ में आ गई। मतलब द रोप, द डिस्टेंस द रोप इज कवरिंग is through the pulley. Remember, this distance is reducing and this distance is increasing. But I am not bothered with this distance. I am bothered with this movement which is going up. ये ऊपर कब जाएगा पता है तुम्हें? ये ऊपर कब जाएगा? जब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट साथ में होंगे तब ये ऊपर जाएगा। जब ये 2 मीटर ऊपर जाएगा रोप का एंड, और ये रोप का एंड 2 मीटर नीचे जाएगा, तो ये जो लोड है ना, दैट विल go up by 1 meter. It will just go half the direction up, half displacement होगा उसका। अब ये करने के लिए ना तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा पुली के साथ। अभी आई एम श्योर तुम्हारे किसी के पास फिजिकल पुली है नहीं, बट लेट मी शो यू हाउ कैन आई, मे बी आई कैन शो यू अ वीडियो और समथिंग लाइक दैट वेयर डिस्प्लेसमेंट in a single movable pulley or movable pulley. ठीक है, I'll send you this video explanation where somebody is doing this explanation and pulling the rope, let's say by 2 meter, but the weight comes up or the pulley moves up only by 1 meter. It's very okay. Let me see. The last thing which I want to explain is from here. When the free end of the string is pulled up by the effort through a distance 2d, the load is raised up through a distance d. The reason is that, यहाँ पे लिखा है, the reason is that the segment of string on both sides of the pulley moves up by a distance d. देखो, yes, I think that will make a sense. Okay. Total length of the rope pulled is equal to x. Length segment pulled from each side is equal to x by 2. जब मैं x लेंथ रोप को पुल करूंगा, जिस रोप को मैं पुल करूंगा उसकी लेंथ अगर x है, तो यहां से x by 2 लेंथ ये साइड जाएगी और यहां से x by 2 लेंथ ऊपर जाएगी। सो
the length which is moving down is x by 2, the length which is moving up is x by 2, and the total length which is being pulled is x. So that's why you can say this distance which it will go, it will travel in upward direction is x by 2. तो यहाँ पे सिंपल है, ये वाला ही स्टेटमेंट तुम्हें इसको एक्सप्लेन करेगा. When the free end of the string is pulled by the effort through a distance 2d, the load is raised up through a distance d. The reason is that the segment of string on both sides of the pulley moves up by the distance d. So if the distance moved by effort is 2d, then the distance moved by load is d. So velocity ratio is distance moved by effort upon distance moved by load, which will give you 2d by d, which is 2. Now efficiency is mechanical advantage upon velocity ratio. Mechanical advantage मैंने तुम्हें बताया था 2 था, velocity ratio is also 2, so efficiency is 100%. बट ये आइडियल केस में एक्चुअल मूवेबल पुली में फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन इन द पुली बेयरिंग्स और एट द एक्सेल, और वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग की वजह से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कम होगा 2 से, सो एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100%. Okay, now the same design which I just showed you, that is single movable pulley, we can change this design and we can actually make a single movable pulley with a fixed pulley. Can you tell me what is the reason behind changing this design? What is the reason behind changing this design? So the reason behind changing this design is to change the direction of application of effort to a convenient direction. इससे पहले जो केस था, in that case it was not convenient to pull the load up. It was very difficult, but now it will be easier to pull the load down. See what will happen, the load will actually move up if I pull the string down from here. You understand? But इस केस में कुछ और हो रहा है क्या? Can anybody tell me what will be the mechanical advantage? I'm sorry, can you tell me what will be the load equal to, and what will be the effort equal to? चलो पहले effort का बताओ, effort किससे equal होगा इस केस में? तुम्हारे सामने ही है फिगर. If you cannot see, effort is over here and the tension is over here. effort को tension के साथ compare करके बता सकते हो? Yes? Effort will be equal to tension. Very good. Effort will be equal to tension. As you can see, both are equal and opposite in this strand of the string. Okay, now can you tell me what will be the load equal to? The load is supported by this tension and this tension, correct? So can I say that load will be equal to 2T? Yes. So what will be the mechanical advantage? Load upon effort, right? So 2T by T. So mechanical advantage will be 2. Do you agree with me or not? Mechanical advantage 2. Velocity ratio, anyone? Distance moved by effort upon distance moved by load. Who will move a greater distance, effort or load? लोड तो धीरे धीरे ऊपर आएगा, एफर्ट ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा. ठीक है, सो एफर्ट इज मूविंग डबल द डिस्टेंस एज कंपेयर टू द लोड, सो वेलोसिटी रेशियो भी 2 होगा. सेम थिंग, ये स्ट्रैंड, ये सेगमेंट x by 2 डिस्टेंस मूव करेगा, सॉरी यस, और ये सेगमेंट भी x by 2 डिस्टेंस मूव करेगा. टोटल डिस्टेंस जो मूव होगा दैट विल बी x, एंड लोड will also move up by the distance x by 2. So total distance moved by effort is x and total distance moved by load is x by 2, and that's why velocity ratio is 2x by x, or x upon x by 2, which is equal to 2. ठीक है, so इसका भी if you see
they have not given anything, but you can write the whole, you can fill the table for this thing, this case, that is single movable pulley with a fixed pulley. That is your next case. ठीक है, यहाँ पे you will write your third case, single movable pulley with a fixed pulley. Single movable pulley with a fixed pulley. Mechanical advantage, velocity ratio, efficiency and उसका diagram. That's the third one. Okay. The next topic here is combination of pulleys. Before that, they have given you comparison before that they have given you the comparison between a single fixed pulley and a single movable pulley. Single fixed pulley is fixed to a rigid support, single movable pulley is not fixed to a rigid support. Mechanical advantage of single fixed pulley is 1, mechanical advantage of single movable pulley is 2, ideal mechanical advantage. Velocity ratio of single fixed pulley is 1, velocity ratio of single movable pulley is 2. The weight of pulley itself does not affect its mechanical advantage because it is fixed, but the friction affects the mechanical advantage. In single movable pulley, the weight of the pulley itself reduces its mechanical advantage. A single fixed pulley is used to change the direction of effort from upward to downward to a convenient direction. Single movable pulley is used as a force multiplier. Single fixed pulley, the load moves in the direction opposite to that of the effort. Effort is moving in the downward direction, load moves up. In single movable pulley, the load moves in the direction of the effort. Okay, so these comparisons are very important. They can be asked in the exams. Okay, now we are going to combine the pulleys. We will use the combination of pulleys, and this is done to lift a heavy load. When a heavy load is to be lifted or shifted from one place to another, we require a pulley system of mechanical advantage much more than 2. So single fixed pulley or movable pulley is not at all useful over here. We have to use combination of multiple pulleys. A combination of several pulleys with one or more strong thick string is then used. The combination can be made in 2 ways. It is made by using one fixed pulley and several movable pulleys attached to the same rigid support. Okay, एक fixed pulley ले लेंगे, several movable pulleys ले लेंगे attached to the same rigid support. There will be a single rigid support, or there will be 2 blocks. Lower block will be movable block and upper block will be fixed block, and it is known as a block and tackle system. So this is the final part of the chapter, combination of pulleys. यहाँ पे हम लोग या तो एक फिक्स पुली और बाकी सारे मूवेबल पुली को एक रिजिड सपोर्ट से अटैच करके यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें एक ब्लॉक और एक टैकल है. लेट मी जस्ट शो यू ब्लॉक एंड टैकल. वेयर इज इट? या ओवर हियर. एज यू कैन सी ओवर हियर यू हैव अ ब्लॉक एंड टैकल. ये है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पुली का. ठीक है, सो हमें ये दोनों अभी कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में पढ़ना है. Now the first thing which we are going to study is using one fixed pulley and other movable pulleys. Okay, this is very interesting and this is all based on the tension idea. Tension के idea के ऊपर based है. Okay, so let me give you relationship between. Just look at the figure. I'm going to explain it over here.
It will take hardly 2 minutes to understand this whole concept. Okay, please pay attention. ये फिगर तुम देख रहे हो, राइट? कोई बता सकता है मैंने यहाँ पे ये सिंगल फिक्स पुली क्यों लगाया हुआ है? चलो, मूवेबल पुली क्यों लगाया? बिकॉज दे विल हेल्प मी गेट greater mechanical advantage. What is the use of single fixed pulley here? So to change the direction. Exactly. Whenever you see a single fixed pulley, always remember that it is used to change the direction of application of effort to a convenient direction, downward direction. ठीक है, इसका काम खत्म हो गया. अच्छा, last question about single fixed pulley is that what is the value of effort? पहले ही बता दो. So effort is T3 टेंशन इन द थर्ड सेगमेंट. अब थर्ड सेगमेंट क्या है वो बाद में आएंगे, लेकिन E इज इक्वल टू T3. ठीक है, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एनी मोर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लोड. सो यू एक्चुअली अंडरस्टैंड गेट सिंगल फिक्स पुली का काम क्या है. अब मैं तुम्हें मूवेबल पुली का काम बताता हूँ. सो टेल मी वन थिंग कि ये लोड को कौन सपोर्ट कर रहा है? Do you see this string? String 1. String 1. I will call it string 1. Do you see that string 1? It is passing from the lowest movable pulley. ये जो string 1 है उसमें टेंशन क्रिएट हो रहा है क्या ये लोड की वजह से? कितने टेंशन क्रिएट हो रहा है? लेफ्ट में एक टेंशन है और राइट में एक टेंशन है. कैन यू सी T1 एंड T1? डू यू सी दैट? नाउ कैन यू टेल मी that load को कौन सपोर्ट कर रहा है? Who is supporting the load? Can we say that load is supported by T1 plus T1? है कि नहीं? Load is supported by two tensions in the first string. Tension 1 on the left side, tension 1 on the right side. ठीक है? So load is equal to 2T1. Is this statement correct or not? Agree with this? Okay. Now the same way, can you tell me who is supporting T1? This is very easy, yaar. Who is supporting T1? Sir, 2 T2. T2 and T2. T2 in the left segment over here, T2 in the right segment. So T1 is supported by T2 plus T2, 2T2. Correct? So T1 is equal to 2T2. Do you agree with this? Do you agree with this? Acha. Next question, who is supporting T2? T3. Yeah, exactly, 2T3, because there is a third string which is supporting T2, or you can say movable pulley B. Movable pulley B is supported by T1, that is the tension in the movable pulley A. So movable pulley A is supported by movable pulley B is supported by movable pulley C. So movable pulley C के अंदर टेंशन कितना है स्ट्रिंग में? T3. और ये जो दोनों T3 है लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो T2 को सपोर्ट कर रहे हैं. कैन आई से दैट T2 इज इक्वल टू 2T3? यस. नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. यहाँ पे मैंने लिखी हुई है सारी फैक्ट. देखो, पहले ही मैंने बोला था कि लोड इज इक्वल टू 2T1. तो T1 क्या हो गया? व्हाट इज T1 इक्वल टू देन? T1 इज इक्वल टू L/2. बट आई नो T1 इज इक्वल टू 2T2. सो T2 क्या हो जाएगा? T2 विल बी T1/2. T1 की वैल्यू मुझे पता है L/2 है. L/2 द होल अपॉन 2 इज L/4. तो T2 की वैल्यू आ गई L/4. अच्छा, T2 खुद 2T3 से इक्वल है. सो T3 इज T2/2. T2 की वैल्यू L/4 है. सो T3 की वैल्यू हो जाएगी L/8. एंड कैन आई आस्क दैट एफर्ट किससे इक्वल है? एफर्ट किससे इक्वल है? T3 से. सो कैन आई से दैट एफर्ट की वैल्यू मैं कंपेयर कर सकता हूँ. एफर्ट इज इक्वल टू T3 की वैल्यू L/8 है. सो एफर्ट इज इक्वल टू लोड बाय 8. मतलब तुम्हें जो एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा इस केस में, दैट इज 1/8 ऑफ द लोड. अगर लोड 80 kg है तो तुम कितना एफर्ट अप्लाई करोगे? ओनली 10 kg. 1/8 ऑफ द लोड. You just apply 10 kg effort and 80 kg का लोड ऊपर जाएगा. ठीक है? So the mechanical advantage over here is load upon effort which is 8. Mechanical advantage is 8.
but the problem is with velocity ratio, because that's how you'll understand the velocity ratio. Velocity ratio is the distance moved by effort upon distance moved by load. मैं एक चीज बोलूं तुम्हें, कितने सेगमेंट्स दिख रहे हैं तुम्हें स्ट्रिंग के? सॉरी, 3. हाँ, ये 3 सेगमेंट्स मल्टीपल लेफ्ट और राइट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. ये जो 3 स्ट्रैंड्स है स्ट्रिंग के, वो लेफ्ट और राइट स्ट्रैंड्स में डिवाइडेड है. ठीक है, अगर मैं टोटल डिस्टेंस x लोड का सॉरी एफर्ट का मूव करता हूँ नीचे की डायरेक्शन में, तो ये जो x है वो हर स्ट्रैंड से निकलेगा. ये वाले स्ट्रैंड से 1 2 3 4 5 6 7 और एक्चुअली 8 होना चाहिए टोटल. सो बेसिकली एवरी स्ट्रैंड विल मूव अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ x by 8. सो लोड विल ऑल्सो मूव अप बाय द डिस्टेंस x by 8. मतलब अगर मैं एफर्ट को 1 मीटर नीचे खींचता हूँ ना, तो लोड कितना ऊपर आएगा? 1 by 8 मीटर. 1 by 8 मीटर, ओनली 1/8 द डिस्टेंस लोड विल ट्रैवल अप, क्योंकि वो स्ट्रिंग को सारे पुलीज में से गुजर के आना पड़ता है. स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, लोड को सिर्फ ऊपर जाना है. बट स्ट्रिंग जब 1 मीटर हम लोग खींचेंगे तब जाके लोड 1 by 8 मीटर से ऊपर जाएगा. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो है दैट इज 8/1. डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज 8 टाइम्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. वेलोसिटी रेशियो भी 8 है. सो मैकेनिकल एडवांटेज भी 8. आइडियल कंडीशन में वेलोसिटी रेशियो तो 8 है ही, तो एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 100% इन द आइडियल कंडीशन. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू शुड कीप अ नोट ऑफ. अच्छा, और एक चीज़, इसके मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज 2 raised to n. यू नो व्हाट इज 2 raised to n? ये जो n है ना, n नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज है. कितने मूवेबल पुली है यहाँ पे? 3. सो 2 raised to 3 कितना होता है? 2 raised to 3 कितना होता है? 8. 2 raised to 3 is 8. सो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? 8. Mechanical advantage of this system is 8. Now just imagine I don't use 3 movable pulleys, but I use 4 movable pulleys. What will be the mechanical advantage without any calculation? Direct formula use करो. Sorry? 16. You are right. 2 raised to 4 means number of pulley will become the power of 2. 2 के पावर में नंबर ऑफ पुलीज आ जाएगा और उतना मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा. मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है मतलब यू कैन लिफ्ट हेवियर लोड, ऑल्दो यू हैव टू पुल अ लॉट. बहुत पुल करना पड़ेगा, बहुत पुल करोगे तब जाके लोड धीरे धीरे ऊपर आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग सारे पुलीज में से डिस्टेंस कवर करके आगे आ रहा है. ठीक है, सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट. ऑलराइट, ठीक है. सो ये मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज का फर्स्ट पार्ट बताया, दैट इज़ यूजिंग वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुलीज. अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा आज बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट. अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ होमवर्क नोट कर लेंगे इसमें से, थियोरी में से. ठीक है, और ये होमवर्क तुम्हें मुझे नेक्स्ट क्लास में सबमिट करना है. अब नेक्स्ट क्लास कब होगा, कल होगा, परसों होगा, ये मैं बताऊंगा तुमको. मुझे तो कल ही ख़त्म करना है चैप्टर. सो 3B में से होमवर्क मार्क करो, एवरीवन मार्क द होमवर्क फ्रॉम 3B. Mark the homework please. Question number 1. 6, 7, 8, 9, 12, 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 9,
न्यूमेरिकल्स भी दे रहा हूँ बिकॉज देर सिंपल, मतलब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है, जो जितना अपने को नॉलेज है उससे हो जाएगा, इसलिए वैसे ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। 1 2 दैट्स इट, बाकी सब ब्लॉक एंड टैकल वाला है। न्यूमेरिकल सिर्फ 2 ही दे रहा हूँ, 1 और 2। थियरी में मैंने तुम्हें दिया है 1 6 7 8 9 12 14। कब सबमिट करना है? कल, कल सुबह, सुबह से पहले, ठीक है। आज ही ख़त्म करो इसको, अभी पढ़ा है, फ्रेश है तुम्हारे माइंड में, अभी ख़त्म करो इसको, सो दैट यू नो दैट इतना तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। ओके ओके गाइस, सो आई विल सी यू टुमारो और मे बी ऑन मंडे। चलो बाय।